संसद में आज भी पक्ष विपक्ष का संग्राम जारी। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। फिलहाल राज्यसभा में चल रही है कार्रवाई। भाजपा देश विरोधी बयानों पर राहुल की माफी पर अड़ा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी और उनके करीबी राज करने को मानते हैं जन्मसिद्ध अधिकार। वहीं एफएटीएफ रिपोर्ट पर गांधी परिवार पर अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा, क्या पैसे और पेंटिंग के बदले यूपीए सरकार में दिए जा रहे थे पद्म विभूषण? कहा, विदेश जाकर देश को बदनाम करने पर क्षमा यात्रा निकाले राहुल गांधी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। बैठक के आखिरी दिन आज सर कारवा मीडिया से करेंगे बात। टेरर फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर समेत कई शहरों में संदिग्धों के घर दबिश। अमेरिका और ब्रिटेन देंगे ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का है बेजोड़ मेल। और एफआईएच प्रो लीग में भारत ने हासिल की तीसरी जीत। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से दी मात। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन आज भी पार्लियामेंट में संग्राम जारी है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही अभी भी जारी है। सदन की कार्यवाही से पहले राज्यसभा सदस्यों ने ट्रिपल आर और द एलिफेंट विस्परर्स की टीमों को उनकी ऑस्कर जीत पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये उपलब्धियां भारतीय कलाकारों की विशाल प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और प्रतिबद्ध समर्पण की वैश्विक प्रशंसा को दर्शाती हैं। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके समर्थक समझते हैं कि वे राज करने के लिए पैदा हुए हैं, जो कि तानाशाह होने की पहचान है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को लंदन में देश के खिलाफ दिए अपने बयानों पर माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी एंड देयर पूरा ड्रामा कंपनी, दे फील दैट they are born here in India to rule. And this itself shows who is dictator. And they are talking about dictatorship. We are telling for 2 things. You have said that my mic will be switched off, which is a wrong thing, and it is a aspersion, throwing aspersion on speaker. Second thing, and he has invited the US and other countries to intervene in India's matter. These are the 2 grave concerns. That's why we are demanding and will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. वहीं भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर सियासी हमला किया। वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत एक और जहां महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश जाकर रोने का काम करते हैं और देश को अपमानित करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सदन में राहुल गांधी की हाजिरी औसत से भी कम है। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की।
ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक और मॉडल है। राहुल गांधी आए और देश से माफी मांगे। एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक असुरक्षित थे। उन्होंने 84 दंगों की भी याद दिलाई। 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, जो कत्लेआम उनका हुआ, आपके ही पार्टी के जो नेता जो इसमें शामिल भी थे, वो आज भी आपकी पार्टी की बड़ी बैठकों में आते हैं। क्या कहना है आपका सिखों पर? अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार नहीं 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर में पथराव होते थे, अब सरकार में वहां स्वागत होता है, पर्यटन फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है 2 सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। भारत ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ आईपीयू सभा में पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई। दरअसल यहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र किया, जिस पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के जरिए जवाब दिया और पाकिस्तान को आतंकवादियों का निर्यातक करार दिया। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. बहरीन में अंतर संसदीय संघ की सभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान के पास टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless
cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir. खबर हरियाणा से, जहां के पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ की ओर से आज संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसभले देंगे। बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही है। प्रस्ताव में इनसे सचेत रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले समालखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। रविवार को सर संचालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार बैठक में संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोच्चि के ब्रह्मपुरम अपशिष्ट डंपिंग यार्ड में लगी आग पर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वो आग लगने की घटना पर एक रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए केरल की सरकार का समर्थन करेगी। दरअसल डंपिंग यार्ड में लगी आग से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी महीने 2 तारीख को अचानक डंपिंग यार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद आग ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। घटना के बाद मौके पर बचाव अभियान चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इस डंपिंग यार्ड में केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने दौरा किया और कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की। हमारे देश के मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिल पाए, इसके लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक खास पहल की। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई बड़े चैरिटी और प्रोफेशनल अस्पतालों की बैठक हुई, जिसमें मंत्रालय ने बड़े अस्पतालों से कहा है कि वो अपने हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खोलें, ताकि देश में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने और देश के छात्रों को पढ़ने के लिए देश के बाहर ना जाना पड़े और मेडिकल छात्रों को सस्ती और क्वालिटी शिक्षा मिल पाए। बैठक में सहमति बनी है कि कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज खोलेंगी और इन हॉस्पिटल्स में सत्य साईं बाबा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, कोकिलाबेन माँ अमृतानंदमयी जैसे हॉस्पिटल शामिल हैं। करीब 62 अस्पताल बैठक में आए थे और इनमें 10 से 12 अस्पतालों ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया। डॉक्टर के लिखे पर्चे को अपलोड कर ऑनलाइन दवाएं खरीदने की मौजूदा व्यवस्था पर रोक लग सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ई फार्मेसी को लेकर कड़े नियम बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ई फार्मेसी पर दवाओं की बिक्री को न्यूनतम करने के लिए नए तंत्र की स्थापना की जा सकती है। ई फार्मेसी को लेकर मौजूदा नियमों में जल्द बदलाव होगा। मौजूदा समय में दवा नियामक के पास कंपनियां पंजीकृत कर श्रेणी एच की दवाओं को डॉक्टर के पर्चे और बाकी अन्य दवाओं को बिना पर्ची के ऑनलाइन बेच सकती हैं। हालांकि उन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है जिसमें मादक पदार्थ के अंश मिले होते हैं। साथ ही कंपनियों को आईटी अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है। इसके साथ ही विज्ञापन करने पर भी रोक है, लेकिन कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन करती हैं। किसी भी देश में ऐसा नहीं है, बल्कि ई प्रिस्क्रिप्शन में होता है, जिसमें ऐसा तंत्र शामिल है कि डॉक्टर का पर्चा सीधे फार्मेसी के पास जाता है और वहां जाकर मरीज अपनी दवाओं को इकट्ठा कर सकता है। वक्त एक ब्रेक का। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए।
बटुआ ढूंढ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का। टेलीमेडिसिन भारत के हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ई संजीवनी पहल के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीमेडिसिन का फायदा उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के बारे में जिक्र किया। क्या है इसका भविष्य, इस पर डीडी न्यूज से खास बात की है मेदांता अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सलाह लिया है और कितना इसका फ्यूचर है, कैसे ये ग्रामीण परिवेश में हेल्थ सेक्टर में बदलाव ला रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो चेयरपर्सन है इंटरनल मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल और पूर्व निदेशक एम्स। सर, कितना बदलाव ला रहा है हेल्थ सेक्टर में ई संजीवनी या टेलीमेडिसिन? ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन का एक हिस्सा है वो भारत के हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहा है, क्योंकि इससे जो हम कहते हैं आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके दो फ़ायदे हुए हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से भी लोग स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर पा रहे हैं और उससे उनको काफ़ी राहत मिल रही है। दूसरा फ़ायदा यह है कि लोगों को जो एक दफ़ा दिखा चुके हैं अपने फॉलोअप के लिए बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसे मान लो बिहार से लोग आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं या दूर जगह से आ रहे हैं, वो उनको यहाँ आके उनका रहने का, खाने का खर्चा, हॉस्पिटल के खर्चे के अलावा और कई चीज़ें का खर्चा बढ़ जाता था। अब वो फॉलोअप के लिए मान लो कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, वो अपना कंसल्टेशन करके ई संजीवनी की मदद से टेली कंसल्टेशन करके अपनी दवाई वहीं पे एडजस्ट कर सकता है। तो टेलीमेडिसिन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इससे कंसल्टेशन बढ़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। हम आप देखते हैं कि कई टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई जैसे वेरेबल डिवाइसेस हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि जो पेशेंट घर पे थे, जो होम आइसोलेशन पे थे, वो अपनी सैचुरेशन पल्स घर पे देख सकते थे और डॉक्टर को बता सकते थे। इसी तरह से कई और डिवाइसेस आ रही हैं जो मरीज़ अपने ऊपर डाल सकते हैं, अपना ECG मॉनिटर कर सकते हैं और ECG ट्रांसमिट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में ई संजीवनी के बारे में कहा है, उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों में और जागरूकता आएगी, लोगों में और अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि उसका रीच इतना ज़्यादा है कि जिन लोगों को पता भी नहीं है ई संजीवनी के बारे में, उनमें ये जिज्ञासा होगी कि हम देखें ये क्या है और उसको यूज़ करें, और लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनको उस पर विश्वास ज़्यादा आएगा। तो मेरा ये मानना है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो फ्यूचर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का है और एक अध्ययन भी बताता है कि 24 किलोमीटर की दूरी के लोग अपने घर बैठे सलाह ले पाते हैं और उनका मंथ में 924 रुपया की बचत भी हुई है। तो एक तरफ से आर्थिक बचत भी, साथ साथ जो ट्रेवल इतना करना पड़ता था उससे भी राहत मिली है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम। वहीं भारत 17 और 18 मार्च को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। इस बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। इससे पहले आज और कल दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 17 मार्च को होने वाली SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाए जाने से पहले संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी EWG बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल होंगे, जिसमें कई सुधार भी शामिल हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस साइट 20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक असम के गुवाहाटी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ शुरू हुई।
डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत अहम भूमिका निभाती है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत अहम भूमिका निभाता है। लगभग 8 डिपार्टमेंट है अर्थ साइंस के नीचे, इसमें होता है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से होता है। इसमें क्लाइमेट चेंज भी इतना ही महत्व है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन का एडॉप्शन हुआ है, इसमें साई का भी भूमिका है। तो ब्लू इकोनॉमी का भी इसी तरह उसी में भाग है। तो इसीलिए ये पीस एंड बिट्स में अलग अलग तरीके से इसका ऑडिट हो रहा है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी। एआई टेक्नोलॉजी बेसिकली इतने सारे जो डेटा है, ह्यूज डेटा है, इसको एनालाइज करने में मदद करेगी। तो इसमें पॉलिसी मेकर्स को, एग्जीक्यूटिव को एक मदद हो सकता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा होता ही है। अथवा डेविएशन जहां होता है कुछ अननोन एरिया में, इसका भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा से इसके ये में ऑडिट में मदद रूप हो सकता है। उन्होंने कहा G20 समूह की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। G20 का जो प्रेसिडेंटशिप भारत ने लिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत का शक्ति को प्रदर्शन करना या उसके साथ साथ किस प्रकार वैश्विक क्षेत्र में कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव एफर्ट्स लिया जा सकता है जिसमें ग्लोबल साउथ का वॉइस आए। साथ साथ जो एमर्जिंग और डेवलपिंग नेशन है, इनका भी किस तरह इसमें इंक्लूसिव विकास हो, किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की इसमें प्रश्न आता है और इन्वेस्टमेंट का भी। गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी पर पड़ रहे बुरे प्रभाव के कारण खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है जो सतत विकास लक्ष्यों को खतरे में डाल रही है और सभी के लिए सुरक्षित भविष्य की अगर बात करें तो वैश्विक समुदाय को इन समस्याओं के समाधान करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये कंसेप्ट दिए लाइफ, ये लाइफस्टाइल के ऊपर में, लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लाइफस्टाइल ना बदले लोगों का तो जो कई दिक्कतें या चैलेंजेस आ रहा है, पोल्यूशन का, ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन का, क्लाइमेट चेंज का, इसमें असर होना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर पूरे दुनिया के सिटीजन कुछ इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं तो सस्टेनेबिलिटी में बहुत असर करेगा। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न में आय कम दिखाने के 68,000 मामले ई सत्यापन के लिए चुने हैं। अब तक लगभग 35,000 मामलों में ई सत्यापन पूरा कर लिया गया और बाकी मामलों पर कार्रवाई जारी है। वर्ष 2021 में सरकार ने स्वैच्छिक कर अनुपालन की सुविधा के लिए ई सत्यापन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन देन की जानकारी को साझा करना और सत्यापित करना है जो आयकर रिटर्न में या तो बताई नहीं गई या कम बताई गई प्रतीत होती है। ये योजना करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि ये करदाता को साक्ष्य के साथ वित्तीय लेन देन की व्याख्या का अवसर भी प्रदान करती है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश के कुल 744 जिलों में से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा 609 जिलों में दी गई है। इसमें 483 जिलों को इस बीमा का पूरा लाभ दिया गया और 128 जिलों को इस योजना का आंशिक लाभ मिला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों और औषधालयों के जरिए लाभार्थियों को उपचार सुविधा उपलब्ध करवा रही है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के अनंतनाग में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और
सदस्यों की आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर सहित कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। गुजरात के वलसाड के वापी इलाके में 10 कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसी हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन गोदाम में आग लगने के कारण काफी ज्यादा नुकसान की आशंका है। गोवा में जल्दी जंगलों में लगी आग से राहत मिलने की उम्मीद। राज्य मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिनों में बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि गोवा के दोनों जिलों में अगले 5 दिनों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। फरवरी के बाद से गोवा में औसत से अधिक तापमान देखने को मिल रहा है और इस बीच भारतीय वायुसेना ने सोमवार को 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर आग बुझाने का प्रयास किया। लगभग क्षेत्र में लगभग 38,000 लीटर पानी पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 7 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी। बढ़ते हैं आगे। द एलिफेंट विस्परर्स के 95वें अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिलने के बाद मधुमलई में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म की शूटिंग मधुमलई नेशनल पार्क में की गई थी। फिल्म एक अनाथ बेबी हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली नाम के एक जोड़े के बीच प्यार के बंधन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। लोगों का कहना है कि भारत के लिए ऑस्कर जीतना गर्व का पल। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।